अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाउ। मैं हूं अली सरवर। हुकूमत पैसे नहीं दे रही तो स्टेट बैंक पैसे दे, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और उन्होंने आज ये बहुत अहम बात की कि कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फ़ंड जारी करने का हुक्म दिया है। फ़ंड जारी न करने पर जजेस ने इज़हार बरहमी करते हुए कहा अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। और जबकि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जी पार्लियामेंट ने फ़ंड से मना कर दिया तो हुकूमत कैसे पैसे दे सकती है। और आसिफ अली ज़रदारी साहब का एक बहुत अहम इंटरव्यू और बहुत अहम उन्होंने गुफ्तगू की है, वो क्या गुफ्तगू की है उस पर भी हम बात करेंगे। जबकि आज कौमी सलामती का इन कैमरा जिसमें इजलास हुआ और उसमें सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। आसिम मुनीर साहब ने कहा कि ताकत का महवर जो है वो आवाम है। इसके अलावा बड़ा अहम जुमला उन्होंने कहा कि आइन कहता है इख्तियार आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। और एक ख़बर ये भी आई कि जजेस के दरमियान हाथापाई हुई है। इसकी क्या डिटेल्स हैं इस पर भी हम बात करेंगे, किस तरह की ख़बरें क्यों सामने आई हैं और फिर क्या हुआ इस ख़बरों के बाद। और जबकि तर्जुमान जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस पर क्या कहा। IMF से माहिदे में सिर्फ सऊदी अरब की तस्दीक बाकी रह गई है। तस्दीक के बाद IMF की बैरूनी फ़ाइनेंसिंग के शराइत जो हैं वो कम्प्लीट हो जाएंगी और उसके बाद पाकिस्तान को IMF से जो किस्त मिलनी है वो किस्त भी मिल जाएगी। इसी पर हम बात करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है सियासत में, और मरदमशुमारी के हवाले से भी बहुत अहम डिटेल्स आज आपसे शेयर करनी है। और सियासी जमातों को इसमें क्या किरदार रहा है, आखिर मसला क्या है, क्यों मुतनाज़ा हो गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे दोनों मौजूद मेहमान मौजूद हैं। नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, दानिश्वर, बहुत शुक्रिया सर आपका। अनीस मंसूरी साहब भी मौजूद हैं जी, और आप भी जानते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, सहाफ़ी, आपका बहुत शुक्रिया। चूँकि एक न्यूज़ ब्रेक का वक्त है तो हम चाहते हैं पहले न्यूज़ ब्रेक की तरफ चलें, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं और ये तमाम टॉपिक्स पर बात होगी जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आप हमारे प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं कॉल्स के लिए, और कॉल के लिए बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं आप, और हमारा जो नंबर है स्क्रीन पर मौजूद है। कोर्ट के जज चीफ जस्टिस के सामने खड़े हो और वो बोले कि आप इनको पैसे दें, वो कैसे इनकार कर सकता है, वो कैसे इनकार कर सकता है। और वो उसने बोला जी सर मंडे तक हम दे देंगे पैसे। अब वो दे तो देगा, अब वो वहाँ से फंसेगा। प्राइम मिनिस्टर पूछेंगे भाई तुम कैसे पैसे दे रहे हो, वो ये बोलेगा कि भाई अगर मैं नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, या तो मैं बोलूँ मैं खजाना खाली है, पैसे नहीं है, जो कि ये है नहीं कि 21 अरब नहीं है, और मैं ये कैसे बोलूँ कि जनाब मुझे प्राइम मिनिस्टर ने मना किया है, मैं ये भी नहीं कह सकता। तो उसने तो ये कहा जी मैं पीर तक दे दूंगा, अब 3 दिन का आपको क्वेश्चन दे दिया है, अब इस दौरान आप बात कर लेंगे भाई मेरी जान बचाएं। तो यस, ये बहुत संगीन मामला होते जा रहे हैं। आया माजी में इस तरह की चीज़ें हमने नहीं देखी जो अब हो रही हैं। और ये पार्लियामेंट ने फंड से मना कर दिया तो हुकूमत कैसे दे सकती है, अटॉर्नी जनरल ने बाद में कहा है। जी, अटॉर्नी जनरल ने कहा है, लेकिन वो तो कह के गए हैं जनाब कि भाई हम देंगे। वो पार्लियामेंट मना करेगी, अब चीफ जस्टिस का हुक्म माने कि पार्लियामेंट का हुक्म माने। अब ये बड़े शिशुपन में फंस गए हैं। ये नौकरशाही पहली दफ़ा आए हैं इसमें, अताब होंगे। अच्छा, इसमें बड़ी अहम बात यह है कि 21 अरब से जहां मना किया जा रहा है, वहां दूसरी तरफ ये देखिए कि 63 अरब तरक्याती स्कीमों के मद में जारी कर दिए गए। जी बिल्कुल, इससे पहले रमजान शुरू से पहले 70 अरब सिर्फ पंजाब में आटे की सस्ता आटे का फ्री आटे का उन्होंने सब्सिडी दी थी। उधर आप दे सकते हो 70 अरब, अब 35 अरब और चीज़ें के भी कारोबार चल रहे हैं। तो ये 21 अरब इनके लिए, मैंने कल भी कहा था नहीं, बहाना गलत है। असल बात पर आए, असल मुद्दे पे आए कि वो बात करें डेट की, कि भाई डेट पे बात करें कि एक दिन पंजाब के वो पहले कैसे हो सकते हैं, वो बात कर रहे नहीं है। तो अब इसमें होगा क्या, अगर मंडे को जारी कर देते हैं तो जिस तरह आप खुद कह रहे हैं वज़ीर आज़म पूछेंगे तो फिर ये मामला ज़ाहिर कोर्ट के कहने पर तो बात हो गई, तो फिर ये मामला कहाँ पहुँचेगा। देखिए ये मामला आखिर में इसकी दो ही हल है, या तो ये बैठेंगे बातचीत पे विद इन 3 डेज, और अगर ये नहीं बैठे तो फिर वही होगा जो ज़द-ए-आम है कि इस्लामाबाद में कुछ पक रहा है और उसकी खुशबू अब देख से बाहर आने लगी है। ऐसा नहीं हो वो देख खुल जाए और फिर लग पता जाए। तो खुशबू से अंदाज़ा लगा लिया आपने कि बिरयानी है, कौरमा है, कुछ ना कुछ है। जी, वो मिर्चों भरा कौरमा है और वो खाएंगे सियासी लीडरान जो बड़ा मीठा मीठा खा रहे हैं बड़े अरसे से। कुछ मिर्चें भी लगनी चाहिए, मिर्चें भी लगनी चाहिए। अनीस मंसूरी साहब, आप क्या समझते हैं कि आज हुकूमत पैसे नहीं दे रही है तो स्टेट बैंक दे, और उन्होंने फिर मान भी लिया स्टेट कायम मकाम गवर्नर ने कि जी ठीक है मंडे तक हमें टाइम दें, हम दे देते। बहुत शुक्रिया आपका अली। वो है हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।
वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो मामला यह है कि दो बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये अदालत का हुक्म स्टेट बैंक को और स्टेट बैंक का ये कहना कि हम आपको दे देंगे, ये दोनों काम गैर कानूनी है। तो अदालत गैर कानूनी काम कर रही है यार मैं आपको आप वजाहत मतलब मांगेंगे ये तो बड़ी वजाहत अहम दूंगा। बात कर रहे हैं आप। अदालत सही है। तो मतलब आप लोग जो हैं वो देखें, मैं जो आज बात कहता हूँ आप परसों मानते हैं उस बात को, और सब कहते हैं। बात यह है कि सर, ये देखिए बड़ा इल्जाम नहीं है अदालत गैर कानूनी काम? भाई चीफ जस्टिस अगर रोड पे खड़े होकर भी कोई हुक्म सादिर कर दे तो वो आईन और कानून के मुताबिक होगा। वो हुक्म एज पर लॉ होता है, वो लॉ का हिस्सा होता है। अगर चीफ जस्टिस अपने उस पर भी नहीं बैठे, रात 12 बजे भी कहीं जा रहे हैं, उन्होंने किसी चीज को देखा, अगर उन्होंने कोई हुक्म जारी कर दिया, तो ये हमेशा से प्रैक्टिस रही है। और ये तो बाकायदा अदालत में बुला के बोला गया है। ना हमारे दीन में ना हमारे आइन में किसी को खुदाई ताकत नहीं दी गई, ये बात जहन में रखिए। सही है, खुदाई हर एक को एक कानून का पाबंद किया गया है। वो कानून जो हमारे हमारे मजहब का हिस्सा है, हमारे आइन और कानून का हिस्सा है। चांद तोड़ के लाने को बोल दिया क्या खुदाई? नहीं, ये सारे लाने तो चले पहले इस पे आ जाए ना। 21 अरब क्या वाकई नहीं है गवर्नमेंट के पास, इसलिए नहीं दे रहे हूं ना मैं। आपने मुझे बात ही नहीं करने दी। आप देखिए, मैंने आधे घंटे तक सुना ना आपने। आधे घंटे कब? सही है, मैंने कुछ कहा, ठीक है, सही है। मैंने इसीलिए कहा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अगर हम एक लम्हे की भी अगर जसारत कर लें तो सरकलम। सर अब चिंची में नहीं आए आप, मतलब डायरेक्ट आ जाए। मैं डायरेक्ट ही आ रहा था। जब मैंने आपसे डायरेक्ट जुमला कहा, आप लोगों ने वहीं पर हमला शुरू कर दिया। नहीं, हमला तो आपने किया, खुदाई हमला तो आपने जजेस पे कर दिया। कानूनी बात कर रहे हैं, खुदाई किधर आ गई? कहां से कानून है? मैंने इतना सिर्फ अर्ज किया आपसे कि जनाब दोनों बातें, उनका फैसला देना भी, उनका हुक्म देना भी और उनका मानना भी, दोनों गैर कानूनी है। तो आप लोग हमला शुरू कर दिया। आप कह रहे हैं कि कायम मकाम स्टेट बैंक ने उनको मान लिया तो ये भी गैर कानूनी है। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, और मैंने आपसे यही किस तरह पाकिस्तान के आइन, मैंने ये कहा कि पाकिस्तान के आइन और कानून के खिलाफ वर्जी है, तो आपने फौरन कह दिया कि जनाब चीफ जस्टिस तो अगर सड़क पर खड़ा होकर अगर कमीज भी उतार ले तो कानून हो जाएगा। अरे क्या बात करते हैं आप? मतलब यही तो आपने कहा ना कि वो तो आप ये बात कहना चाहते हैं कि जनाब वो अगर खड़ा होकर बोल देगा तो कानून हो गया। भाई जो कानून पार्लियामेंट पाकिस्तान की आवाम ने लिखा है सिर्फ वो कानून है, जो पाकिस्तान की आवाम ने कहा है वो कानून है, इसके अलावा कोई कानून नहीं है। आवाम ने जो कहा है वो तो कानून नहीं है। जो क्या बात करते हैं? जो पार्लियामेंट कौन मुंतखब करता है? अवाम करती है। अवाम के हकीकी नुमाइंदे कानून साजी करेंगे, उस कानून साजी के हवाले से ही बात हो सकती है। वही कानून साजी करेंगे ना, वही कानून साजी करेंगे और वही अवाम है, कोई और है अवाम? तो उन्होंने कानून साजी की भी है ना कि 90 दिन में इलेक्शन कराए। अरे मैं नहीं कहता, आपकी पार्टी कहती है ना जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम, तो जमहूरियत है, जमूर कहती है, जमूर जो कहती है वो बेहतर है। अच्छा बात सुनिए, हम ये कहते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस ने कहा पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक 1 रुपया भी अगर जाता है स्टेट बैंक डायरेक्ट मजाज नहीं होता है, वो बाकायदा फाइनेंस, हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है। अगर ऐसा है तो फिर कायम मकाम गवर्नर ने क्यों इनकार नहीं किया? अरे जनाब ये अभी उन्हें आइन और कानून का नहीं पता। अरे आता हूँ ना भाई, एक बात तो आप मुझे एक बात का जवाब देने नहीं देते। सही, आप ये चाहते हैं कि मैं एक लफ्ज कहता हूँ, सवाल भी मैंने इसीलिए आज प्रोग्राम का आगाज से कि हम आहा भी करते हैं तो हो जाते बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम कुछ भी कहेंगे तो पहले सवाल खड़ा हो जाएगा कि जनाब आपने क्यों कहा? कंप्लीट कीजिए। वो होगा ही नहीं, मुझे पता है नहीं हो जाएगा, हम दोनों कुछ नहीं बोलेंगे, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। ठीक है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो पैसे देने का मजाज होता है। गवर्नर स्टेट बैंक हो या कोई भी हो, जब तक इतने बड़े अमाउंट की, ये पेटी कैश नहीं है, सही है, जब तक अमाउंट वहाँ से अप्रूवल नहीं होता उसके ऊपर ये कभी भी स्टेट बैंक पैसे नहीं दे सकता। ये तो बहुत क्लियर एक बात कानून में शामिल है। अब अगर उसके मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट उसको देती है तो अब इन्होंने कह दिया हाँ जनाब हम कर लेंगे, सही है। पहली बात तो कानून की खिलाफ वर्जी के फाइनेंस मिनिस्ट्री को आपको लिखना चाहिए, उन्होंने स्टेट बैंक को दे दिया जिनके पास पैसा उस तरीके से होता ही नहीं है। दूसरी बात, अब ये कर क्या रहे हैं? देखिए इन्होंने खेल क्या किया है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। कैसे? इन्होंने इलेक्शन, इन्होंने पहले तो गैर कानूनी फैसला दिया कि जनाब जो है गवर्नमेंट इनको पैसा दे। अब गवर्नमेंट ने अपनी टोपी कैसे उतारी? वज़ीर आज़म नहीं, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं काबीना से अप्रूवल लूँगा। काबीना के ऊपर टोपी रखी, काबीना ने कहा नहीं ऐसा करते हैं कि ये कौमी असम्बली फैसला करेगी। अच्छा, अब कौमी असम्बली पे ले जाकर उन्होंने रख दिया बिल, ठीक है। फिर कौमी असम्बली में जाकर आगे जाकर बात हो गई। ये इन्होंने क्या किया, इसी तरीके से किया। अब ये स्टेट बैंक के गवर्नर साहब क्या कहेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। जनाब देखिए, मेरे पास तो ये अथॉरिटी किसी को पैसे देने के लिए ज़ाहिर है मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल में लूँगा तो मैं आपको पैसा दे सकता हूँ।
अगला जवाब उनका ये होगा, ये अपनी टोपी कर देंगे आगे। सही, मतलब ये इस तरीके से एक दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर, ये टाइम गेनिंग पॉलिसी है। लंबा ये टोपियां सर चल सकती हैं क्या? नहीं, ये टाइम गेनिंग पॉलिसी है ना, टाइम किलिंग पॉलिसी है। प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया जाएगा। कब तक ये होती रहेगी इसकी टोपी? हाँ, इसके सर भाई, जब तक गैर कानूनी काम इन्होंने कहा कि अब 2 ही सिर्फ हल रह गए हैं। जब तक अदालतें अपना गुस्सा और इमरान खान के लिए काम करती रहेगी, अदालतें इमरान खान के लिए काम कर रही हैं सर। ये इतने बड़े इल्जाम ना लगाएं सिटिंग जजेस पर। आर्टिकल, मैं तो अभी भी कम लगा रहा हूं, लोग तो थप्पड़ मारने के इल्जाम लगा रहे हैं सर। ये मतलब अदालतों को मुतनाज़ा इतना तो नून लीग नहीं कर रही। देखिए ये एक तरफा बात कर रहे हैं, एक तरफा बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट अगर नवाज शरीफ की एमा पे चल रही है, वो बोलते हुए इनको पता नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, ये तो एक किस एक, ये क्या कर रही है? तो एक रुख दिखा रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं। नहीं ना, मैंने तो यही कहा, ये पार्लियामेंट क्या कर रही है, क्यों नहीं फैसला कर रही? अरे मैंने आपसे यही तो कहा ना, कौमी असेंबली क्या, ये वजीर आजम क्या कर रहे हैं? उन्होंने काबीना पे, मैंने उन्हीं पे तो कहा तो ये तो घुमा रहे हैं। हल क्या है? ये घुमा रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि अदलिया इमरान खान के लिए काम कर रही है, आइन और कानून के लिए नहीं कर रही, तो फिर ये जो वज़ीर आज़म की बात आप कह रहे हैं उसकी टोपी, उसके सर इसका मतलब आइन और कानून के तो काम वो भी नहीं करेंगे। कोई नहीं कर रहा ना, ये तो मफादात की लड़ाई है। अमल दरामद तो ये कौन तो कराएगा? की लड़ाई जजेस कराएंगे। ये क्यों अमल दरामद जजेस करवाएंगे? सर कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो कौन कराएगा? जजेस कराएंगे। आइन में लिखा है, बिल्कुल आइन में लिखा है, कौन करवाएगा? क्या होगा फिर ये बताएं, आप क्या चाहते हैं, क्या होगा, आप क्या समझते हैं? कहाँ जाके मामला रुकेगा? इस पे आ जाए, कहाँ जाके मामला रुकेगा? कहाँ जाके तसादुम है, और तसादुम उस हद तक आगे जाएगा कि जहां पर बॉल अपने जो मैंने कहा कि मेरे अजीज हम वतनों की आवाज आ जाएगी। नहीं, अभी इतना आसान भी नहीं, इतना आसान भी नहीं है। अच्छा जी, शाह बानो साहिबा मौजूद हैं टेलीफोन कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी शाहबानो साहिबा, सवाल कीजिएगा। जी मैं कह रही थी सर, जो कह रहे जजेस तो इमरान खान को कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को दोबारा लाने की कोशिश करी, कभी दोबारा हमारे सर पे इस बारह को लाके बिठाने को छोड़ा अंदर ही अंदर, लग तो यही रहा है। अच्छा जी, बाकी खबर तो आप ज्यादा जान सकते हैं हमसे। ठीक है जी, हमें तो हालांकि ये बता रहे हैं, बाकी आप बताएं। मैं पूछ लेता हूँ जी ज़ुबैर साहब से। कहनी थी जी, आप कह रहे हैं कि बाद में पहले एहतजाज करेंगे, नहीं बाद में क्यों करेंगे? रिजल्ट आने के बाद करना है एहतजाज, अभी करें ताकि सब कुछ सही हो। कि बाद में एहतजाज करने का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। रिजल्ट आएगा फिर एहतजाज होगा, उससे पहले एहतजाज होना चाहिए, रिजल्ट से पहले, ताकि रुक भी जाए। सही कह रही है, इससे जवाब ले लेते हैं। शाहबानो साहब साथ रहिएगा जी। ज़ुबैर साहब जो सवाल है उनका प्लीज़ जवाब दीजिए। देखिए मेरी बहन ने कहा कि इमरान खान को दोबारा ला के बिठाने की साजिश हो रही है। देखिए कोई भी मेरी बहन ला के नहीं बिठा सकता, सिर्फ आवाम ही बिठा सकते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए। अब अगर इलेक्शन हो, इलेक्शन में आवाम ही उसको वोट दे दे तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता, और अगर इलेक्शन हो और आवाम ही उसको मुस्तरद कर दे तो भी कोई नहीं बिठा सकता। असल चीज है सरचश्मा ताकत का आवाम कि जब वो इलेक्शन हो तो वो टप्पा लगाते हुए सोचें कि हम ये खाली इस पे नहीं लगा रहे, ये इस पे लगाएंगे तो ये वज़ीर आज़म बनेगा, और उस पे लगाएंगे तो वो वज़ीर आज़म बनेगा। तो ये आवाम की जिम्मेदारी है जो अनकरीब उनको मिलने वाली है। दूसरी बात उन्होंने ये की मरदमशुमारी पर कि जी रिजल्ट जब अनाउंस हो जाए उसके बाद आपने भी कहा था पीपल्स पार्टी फिर एहतजाज करेगी, फलां एहतजाज करेगी, जमात इस्लामी पहले कर रही है। इसका जवाब दे दीजिए, क्या अब एहतजाज होना चाहिए या रिजल्ट जब अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद हम बात करते फिरें और सियासी जमातें बाहर आएँ कि जी ये गलत हो गया? देखिए अगर अभी एहतजाज करेंगे तो कहेंगे अभी तो हमने रिजल्ट दिए ही नहीं। तो सर 5% तो रह गया, रिजल्ट रह गया। हाँ, अब वो उनके पास ये बहाना होगा कि भाई जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आप बहस करें, अभी से आप करने पे आगे, और अगर ये नहीं करेंगे तो रिजल्ट आप पे थोप दिया जाएगा। तो ये इस वक्त जो कराची की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी सियासी जमातें हैं और कराची के लोग हैं, उसको सर जोड़ के बैठना चाहिए। इसके लिए खाली एक पॉइंट एजेंडे पे सबको बैठाना चाहिए, वो बैठे और उसके लिए कोई लाएअमल तैयार करे। उसके लिए कौन कोशिशें कर रहा है सर? कोई बहुत सारे लोगों ने एहतजाज का अनाउंसमेंट तो की है, कोशिश प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। ड्राइंग रूम में तो सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, गवर्नर हाउस में भी इजलास हो रहे हैं, जमात इस्लामी भी इजलास कर रही है, MQM हैदराबाद भी कर रही है। तो जब अगर होगा तो अब देखते हैं कि ये खाली प्याली में तूफान है या रोड पर आएगा तूफान। लेकिन ये है एक बहुत संगीन बात, कराची के लोगों को अगर नहीं गिना गया तो ये एक टाइम बॉम्ब है। जनाब अनीस मंसूरी साहब, देखिए नवीद भाई ने कहा कि आवाम ही बेहतर फैसला करती है, तो ये मेरी बहन जो है शाहबानो, ये जमहूर है, आवाम ये फैसला कर रही है कि इमरान खान को ये जजेस साजिश के तहत ला रहे, ये सबूत है, ये आवाम कह रही है, आवाम अक्सरियत आवाम की नजर में यही है कि ये अदलिया किस तरह साजिश करके ला सकते हैं जब आवाम ने फैसला करना है? सर
मैं बात नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, लेकिन बात तो सही कीजिए। वो फार्मूला आपने जमहूरियत कहा, जमहूर फैसला करते हैं तो जजेस कुछ भी कर ले, जजेस ला सकते हैं किसी को। क्या बात करें, मतलब जजेस किसी को क्या बना सकते हैं आज़म? देखिए, आपकी बात में मान लेता अगर ये फैसला ज़ेरे गौर होता कि इमरान खान की हुकूमत को बहाल किया जा रहा है, वो बहाल तो नहीं कर रहा, तो इलेक्शन की डेट दे रहे हैं की बात कर रहे हैं। इलेक्शन की डेट अगर दे देंगे इलेक्शन, तो फिर तो अवाम देगा ना वोट, या जज देंगे वोट जाके। भाई देखिए, फैसला यही हुआ है कि हम आहा भी करेंगे तो हो जाएंगे बदनाम। नहीं, ये मतलब बताइए, आपके हमें अवाम ने जब फैसला करना है सर, तो जजेस का क्या एक लफ्ज भी बोलने की इजाजत नहीं है कि हम अगर कहें, हमने ये कहा कि जनाब ये ही अवाम की सोच है, अवाम की आरा यही है कि ये जज साहिबान जितने भी हैं ये बाकायदा अवाम की आरा पता चलेगी सर इलेक्शन से, बस पहले ही किस तरह सोच लिया आपने? वाह 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 वाह, यानी कि आप जजेस लाके बिठाना चाह रहे हैं। जजेस तो वज़ीर आज़म तो इलेक्शन कराएंगे ना, जजेस इलेक्शन के अलावा जजेस और क्या कर सकते हैं? आप एक तरफ इजाजत देते हैं, आपने जो है वो हमारे साथ कोई सुलूक किया हुआ है अरे तो आप जो कराची के शहरियों के साथ जो है वो जब आपको बोलने का हो तो किया हुआ आप फिर आप वो वाली बातें करते हैं। नहीं, आप कंप्लीट कर लें। चलें, आप लोग वही उसी तरीके से हमला करते हैं कि भाई नहीं, इनको बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, ये सवालात तो होते हैं वो है ना, ये जो अभी जालिब ने कहा था ना, ये जो चंद सर पसंद है खींच ले इनकी ज़बान। अच्छा, सरवत जहां साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी सवाल करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज सवाल कीजिएगा। हाँ, मैं कहना चाह रही थी, अभी जुबैरी साहब ने कहा कि जो है वो अवाम ने नकीम इमरान खान को नहीं बिठाया था, इस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया था, कोई वोट नहीं देता। दूसरी बात है कि ये अवाम है बेचारी पर अदालत में चली जाए तो इतने चक्कर करीब आदमी लगाता है, इसको तो इंसाफ मिलता नहीं। इमरान खान को तारीख से तारीख और इतना इंसाफ, वोट किसको दिया था? उनको तो कोई इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिल रहा। हम क्या समझे इन्होंने किसको वोट दिया था? ये देखिए, यही बात है। ये सवाल कर सकता हूं। अच्छा, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जुबैरी साहब कह रहे हैं। अच्छा चलें जी, कॉल कट गई। वो ये बताइए, वो कह रहे हैं जी इमरान खान को सुन लिया आपने, क्या कहा? ये कह रहे हैं कि इमरान खान को अवाम ने वोट नहीं दिया था और वो एस्टैब्लिशमेंट ने लाके बिठाया। मैं इस बात पे मुत्तफिक नहीं हूँ। मदद जरूर की होगी, मदद जरूर की है, मदद जरूर की है। ये है कि वोट के बगैर तो हो नहीं सकता। देखिए 140 145 एमएनए उन्होंने जीते, बाकी लाके दिए गए। उनकी इस तरह ये पहली बार नहीं हुआ है। एक से इत्तेफाक करेंगे आप। देखिए, दूसरी बात उन्होंने ये की कि जी इमरान खान को जमानत पे जमानत, और इमरान खान को जमानत पे इमरान खान को जमानत पे जमानत, अल्ताफ हुसैन को तारीख पे तारीख। अच्छा चले, हम कराची पे आए थे। कराची से कितनी सीटें जीती थी? 14 MNS। कराची के लोगों ने वोट दिए थे या पेशावर के लोगों ने वोट दिए थे? जाहिर है अगर दिए हैं तो यहीं से दिए होंगे। तो फिर उसमें क्या वो है, एक आध सीट पे अगर मेरे भाई जरूर बोलेंगे कि 1-2 सीट पे था, तो भाई 12 पे तो दिया पे नहीं, 14 सीट पे था। जब आप प्री पोल रिगिंग करते हैं, आप दूसरी सियासी जमातों का गला दबाकर बंद कर देते हैं। नहीं तो इतनी धांधली हो सकती है सर कि 60,000 70,000 वोट ले सकता है कोई, या थोड़ा बहुत हो सकता है सर? ये भी अवाम में रहते हैं सर, आप बताएं। प्लस माने 5,000 का फर्क होता है, ये नहीं हो सकता। 2013 में जब वो नहीं बना था, तब भी इमरान खान को उनके पोलिंग एजेंट नहीं थे, 8 लाख वोट इस शहर में दिए। सब हैरान हो रहे थे कि गुलशन से इतने वोट, लियारी से इतने वोट। उस वक्त तो वो नहीं बना था ना, लेकिन यही की आवाम वोट दे रही थी। और ज्यादातर मैं जो रिजल्ट मैंने उसकी तहकीक की, 67% और लेडीज वोट उसको मिले थे। तहकीक के बाद बात हो रही है, आप बताएं। देखिए ये वही हुआ था, तहकीक के बाद हुई, इस वक्त मेरे साथ हुआ था ना, हो रहा है। वो ये रहा है कि जब आपने प्री पोल रिगिंग क्या होती है कि आप दूसरे को बोलने ना दें और एक का माइक खोलकर रख दें कि जनाब ये बात करेगा। आपने कराची शहर में MQM पे बंद कर दिया, आपने पंजाब के अंदर नवाज शरीफ को बंद कर दिया, और आपने इस बात को साबित कर दिया कि जनाबे वाला सिर्फ अगर बात करेगा तो इमरान खान बात करेगा, 4-4 घंटे टीवी पर बैठकर वो बात करेगा। इसको कहते हैं प्री पोल रिगिंग। आपने अवाम के अंदर इमेज बनाया कि अगर हीरो है तो यही है, अगर महात्मा है तो यही है, और इसको कहते हैं रिगिंग। आपने, मैं था ना उस वक्त मीडिया चैनल्स में, मैं देखता था, मुझे बताया जाता था कि यार आपको इसको नहीं चलाना है, आपको इसको करना है। ये आप प्रीपोल, आप इसको बनाया किसने? जब आप एक बुत को खड़ा करते हो, आप एक महात्मा को खड़ा कर देते हो और फिर कहते हो इसकी पूजा कर, तो ये प्रीपोल रिगिंग है। यही सब कुछ हुआ। बात दुरुस्त है, लेकिन वो जो आपने बात की कि प्रीपोल रिगिंग का ये मतलब है कोई वोट बिल्कुल भी ना दे और 14 MNA जीत जाए। आपने इमेज खड़ा किया ना कि दूसरा कोई बाहर ना निकल सके, बगैर वोट के भी जीत जाता है कोई। भाई ये अब ये तो मैं ना मानू है ना भाई, इनसे क्या कर सकते हैं? देखिए 14 में से कितनी सीटें आपकी नजर में सही जीते हैं? वो एक भी नहीं सर, ये हो सकता है बस भाई। अब मतलब ये इनका जवाब ही काफी है, डिफेंस के लेफ्टिनेंट से भी नहीं, एक भी नहीं। वाह वाह वाह।
लोगों ने वोट ही नहीं दिया। आप सेम अपॉर्चुनिटी दीजिए सबको। 2013 में 8 लाख की बात की आपने, या आप देखिए यार ना, मैं 8 लाख कहां से आए? आप मौके ना दें और आप ये कहें कि 18 में तो चले एमक्यूएम लंदन ने बाइकआउट किया, नहीं निकले होंगे लोग, किसी को तो वोट देना था लोगों ने। देखिए मेरे भाई, सही है नहीं ये बात, मानेंगे। पाकिस्तान की आगे आवाम, चलें, ये नहीं मानेंगे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इस महात्मा के बुत को किसने बनाया। आप ना माने, ना इकरार करें, आपकी मर्जी है। तो फिर नहीं, वही बना रहे हैं। अच्छा, ओके, आप ओके, आधी ओके, बात कर ओके, रहे हैं, ओके। बनाया उन्होंने ही है, अब लेकिन दोबारा बना वोट रहे पे आए तो सही, आप तो कौन? वोट को मानने को तैयार नहीं। कौन बचा रहा है अभी? कौन बचा रहा है? हट जाए इधर बीच में से। तो मतलब अदलिया ने बनाया था, अदलिया ही बचा रही है, मतलब अदलिया ही सब कुछ है, एस्टेब्लिशमेंट और बाकी पानी पी रहे हैं, मतलब सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह बाकी टीम पानी पी रही है। कम ऑन यार, नहीं पानी तो कहाँ नसीब में ही नहीं है। अच्छा कराची वालों के हाँ पानी घरों में नसीब नहीं आ है रहा ना हमारे। पानी सब। चले आगे चले, गैस भी नहीं है। अगर हुक्मरानों की आंखों में पानी होता तो आज कराची वालों के नलकों में पानी होता। क्या बात की आपने, जबरदस्त। और इसमें कसूरवार पीस पार्टी से पानी मांग रहे हैं आप किससे? यार आप इशारा मत करें। इशारा नहीं, मैंने पीस पार्टी का यूं इशारा किया। और ये ये साजिश है, अब ये साजिश है कि आप जो है साजिश है। कभी एमक्यू वाला बना देते हैं, कभी बीएस पार्टी वाला बना देते हैं, कभी अच्छा जी, क्या बना देते उनका हैं। सवाल चूंकि रह जब गया था, सच आपने बोलो सब तो सवाल कुछ ना पूछा कुछ था बना देते हैं। सरवत जहां साहिबा से, दोबारा वो मौजूद हैं, आप पूछना चाह रहे थे सवाल उनसे। जी सरवत जहां साहिबा, बहन एक जाती हाँ, सवाल, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पूरे खानदान ने, मैंने अपने अल्ताफ भाई को वोट दिया था, उन्होंने बाइकआउट किया। इमरान को तो हमें किसी सूरत नहीं है ना, पता था ये बंदा चकित में जो कुछ जावेद मेदाद के साथ कर चुका है ना इंसाफी अवाम के साथ भी यही करेगा, इसने कुछ नहीं करना, और वही हुआ, हमारा आइडिया सही निकला। तो इन्होंने, आपने किसी को वोट नहीं दिया था? अल्ताफ हुसैन को दिया ना, बोल रही हमने अल्ताफ को देना था, अल्ताफ भाई नहीं थे तो हमने देना ही नहीं। इमरान को तो बिल्कुल नहीं देना था, जिस किसी और को देते देते इमरान को नहीं देना, इसमें यही करना था जो ये उतना ये किया, हमें देखिए पता था। मेरी बहन, पहले से। यही गलती कुछ होती नहीं है। कर सकेगा ये। ये ठीक मेरी है, बहन बहुत ये, शुक्रिया। अच्छा देखिए मेरी बहन, आप मुझे शायद सुन रही होंगी, गलती यही होती है जब सारे लोगों ने, कराची वालों ने किसी को भी वोट नहीं डाला, तो जिन लोगों ने उसको वोट डाला वो आ जाएगा। तो आप किसी ऐसे को डालते कि इमरान खान नहीं आता तो वो नहीं आता, तो ये आपकी गलती है ना। अब आप सारे लोग अगर मिलके वोट ही ना डालें, और जो वोट नहीं डालता उसको तनकीद का हक भी नहीं है भाई। आप पहले वोट डालें कि ये आदमी नहीं बनेगा, अब आप घर में बैठे रहे, वोट नहीं डालें, फिर तनकीद भी करें। नहीं, तो ये वो बन नहीं ये सकता। कह रहे हैं कि हमारा जो पसंदीदा लीडर, उनका जो पसंदीदा लीडर नहीं था, वो नहीं था तो नहीं दिया वोट। फिर जब आपने वोट नहीं दिया, अगर 50,000 लोगों ने वोट नहीं दिया तो 10,000 लोगों ने जो उनको चाहते थे उनको वोट देते, तो उनका क्या कसूर है? अगर ये 50,000 में से 30,000 भी किसी ऐसे उम्मीदवार को वोट देते कि ये ना बने, तो कम से कम वो तो नहीं जनाब, बनता। अब आप बता दें जी, क्या खुल के बात करें, इसमें मैंने क्या गलत खुल के बात बात करें, की? ये खामोश बताओ। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं एक लफ्ज बोलूंगा, एक जुमला कहूंगा, आप लोग जो है वो एक ही फौरन- जगह- मैं नहीं बोलूंगा अली, आप भी नहीं, बोलिए। ये आप गुज़िश्ता पूरे प्रोग्राम के दौरान जी, जो जी, है आप वो फरमाइए, आप आप जो है कहते हुए ना, आप आए। जवाब दीजिएगा ना। अभी आप चांद तोड़ के लाने की, खुदाई वाली बात कर देंगे, पिछले अरे 20 साल मैं पहले एक चले जुमला जाएंगे। आसान सी बात इसका करता जवाब हूं। बता दें आप। इसका जवाब बताइए, फिर मर्दमशुमारी पे कुछ फैक्ट्स बयान करूंगा मैं। जी जी जनाब, अब सवाल बता दीजिए। सवाल मोहतरमा ने जो कुछ कहा, उसने कहा जी हमने तो वोट नहीं दिया था, लेकिन जाहिर है जिससे इनका इस्तेलाल ये है हमारे जुबैरी साहब का कि किसी ने तो वोट दिए उनको, जो जीत गए यहाँ से वो। अब मैं कुछ कहूँ? जी फरमाइए। इन्होंने कहा कि वोट नहीं दिया था, सही है, क्योंकि अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी थी, ठीक है, ये कहा। और मैं कब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हूँ कि जनाब ये प्री पोल रिगिंग इसी का नाम होता है कि आप बाकी सबके गले दबा दीजिए और उसके बाद आप ये कहिए कि जनाब ये महात्मा है, और जो लोग वोट डालना चाहते हैं आप उसको कहें इसको आप वोट नहीं अच्छा, डाल अब इस पे सकते। सुन लीजिए कि एक शख्स को आज़ादी नहीं थी इज़हार राय की, उसकी पार्टी नहीं खड़ी थी, बाकी को सबको आज़ादी मिली थी। कहाँ थी? पीपल्स पार्टी नहीं थी यहाँ पर, पीपल्स पार्टी नहीं थी, पीपल्स पार्टी पर जो जिस तरीके से उस वक्त चढ़ाई पीपल्स हो रही पार्टी थी, TLP यहाँ मौजूद, नून लीग यहाँ मौजूद, हर हल्के से खड़ी हुई थी यार सॉरी, हल्के पाकिस्तान से जीते भी कराची से 3 सीटें वो। यार पाकिस्तान किस तरह जीत गई उस पार्टी के सर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आसान वक्त था कि जब आप जो है वो जमाने में जब इलेक्शन हो रहे हैं, आप आसिफ अली जरदारी को अरेस्ट कर लें, फरियाल तारपुर को जो है उसके वो- बावजूद पूरे सिंध से जीते हैं वो। अरे आप बात तो सुन लीजिए ना, आप पंजाब के अंदर नवाज शरीफ को मना कर देंगे जनाब, आप इलेक्शन नहीं लड़ नवाज सकते। शरीफ अच्छा मुकाबला हुआ। आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ANP पर हमले कर उसको बंद कर दीजिए। आप देखें ना, आप एक तरफ इमेज पेश करते हैं, क्या कुछ हुआ था सबको पता है, अब सबको मालूम है, उसके बावजूद हम इकरार ना करें, ये जुर्म है। अच्छा, उसके बाद इमरान खान ने कई सीटों से इलेक्शन लड़ा और जीता। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ था? फिर भी जिताया गया उसको। उस वक्त तो कोई बंद नहीं था, ना पीपल्स पार्टी की आदत, ना नून लीग की आदत, बल्कि उनकी गवर्नमेंट थी पंजाब में। पंजाब में से 20 में से 15 सीटें जीत गए थे वो। जी जी। और उनकी हुकूमत थी, बाप वजीर आला, बाप वजीर आजम, बेटा वजीर आला, फिर भी जीत गए। तब किसने पकड़ा हुआ था भैया?
जनाब अब अनीस भाई आप देखिए, आपको पूरा मौका मिल रहा है, बात नहीं कर रहे। ये याद रखिए। हाँ आप देखिएगा। हम सुन रहे हैं, हम दोनों सुन रहे हैं। वाह 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 वाह। देखिए मैं फिर वही बात करूंगा, जब आपने तमाम सियासी जमातों को बंद कर दिया, तमाम का जिक्र क्यों कर रहे हैं सर? ये बाकी जमातों के नाम ले रहे हैं, हम आपके सामने मौजूद थी। मेरी बात ही कंप्लीट नहीं दे रहे ना। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना, आप नहीं करने देंगे। मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग ये मैं कोई भी बात करूंगा आप कहेंगे नहीं। कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट। सही है। जब आप तमाम सियासी जमातों को बंद कर दीजिए और उसके बाद जब आपका बुत नाकामी का शिकार हो रहा हो और आप उस बुत को कहें कि जब तुम तो नाकाम हो रहा है, चलो जो अब सब लोग फंसे हुए आ जाओ उसको बिठा देते हैं, और उसके बाद आप उसको बिठा दीजिए सबको, और उसके बाद आप ये कहें कि हाँ देख नाकाम हो गए, नाकाम हो गए, और फिर आप महात्मा का बुत खड़ा कीजिए। तो जब तक आप ये सिलसिला जारी रखेंगे कि जब आपका प्यादा पिटने लगे आप उसको पीछे कर दें और बोले भाई अब इसको पीछे करके मैं इसको वजीर बनाकर दोबारा लेकर आ रहा हूं। कौन कर रहा था ये सब कुछ? सर आईना मेरा आंख से पसे आईना कोई और है, सबको मालूम है। क्या आपको मालूम नहीं है? आखिर वक्त तक अब तो ये खुद बाजवा साहब ये इकरार कर चुके हैं। बाजवा साहब ने किया। अच्छा जी, अच्छा मर्दमशुमारी भी थोड़ा सा जिक्र करना चाह रहा हूँ। बस कंप्लीट हो गई ना बात आप? अच्छा, मर्दमशुमारी पर फैक्ट्स ये हैं कि फैसल सब्जवारी साहब ने नादरा को एक लेटर लिखा और उससे कहा गया कि जनाब शनाख्ती कार्ड कितने बने हुए हैं कराची के, और बेफाम में 18 साल से कम उम्र जो लोग हैं उनकी तादाद मुझे लिखकर बताइए। 7 अप्रैल को नादरा ने उनको जवाब दिया। अब ये मर्दमशुमारी के हवाले से बड़ी अहम बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने जो नादरा ने जो बताया कि जी कराची के पते पर जो शनाख्ती कार्ड हैं और बेफाम यानी 18 साल से कम उम्र लोगों के जिनके नाम है 1,91,00,000 तादाद उन्होंने लेटर में लिख कर बता दी, और लेटर जो है सबके पास मौजूद है, मैं आपको भी दिखा दूंगा। तो सर मर्दमशुमारी में 160 भी नहीं हो रही। नादरा खुद कह रहा है कि मेरे पास यहाँ का मुस्तकिल पते का जो लेटर उन्होंने लिखा है कि लोग मौजूद हैं 1,91,00,000 से ज़्यादा, और अभी उसमें आर्जी पते नहीं है। 1,91,00,000 तो वो हैं जो मुस्तकिल हैं यहाँ मौजूद। सर अब ये बताइए मर्दमशुमारी कहाँ है और ये डेटा कहाँ है? देखिए ये जो मर्दमशुमारी के रिजल्ट अब तक आ रहे हैं और इस पर ही हम बुनियाद बना के कह सकते हैं जो रिजल्ट आएंगे फाइनल, उसको कोई भी नहीं मानेगा। 1,40,1,50 की फिगर अगर आप लगा ले 5% को मिला के कराची की, तो ये कब की बात बता रहे हैं? 2007 की, अभी 7 अप्रैल, 7 अप्रैल इस महीने की। भाई कहाँ चले गए? मरीख पे चले गए या पंजाब शिफ्ट हो गए या किस बैरून मुल्क चले गए? ये कहाँ गए? इतने लोग तो मरे भी नहीं है अब तो। ये मतलब ये बिल्कुल रिजल्ट, मैंने कहा ना ये रिजल्ट नहीं मानेंगे। और एक और धांधली ये हुई कि इलेक्ट्रिक से ये पूछा गया कि कितने मीटर्स कराची में लगाए उन्होंने, तो उन्होंने कहा 34 लाख, और ब्लॉक्स बने हैं यहाँ पर 16,000, आधे तकरीबन। तो सर ये हालांकि ये तो उन्होंने कहा कि 34 लाख तो मीटर है, 25% तो यहाँ कुंडे लगे हुए शहर में, उसके बावजूद भी भाई हमारे तो किस तरह की मर्दमशुमारी है? ये मर्दमशुमारी सिर्फ जो है ना ये कहीं बैठ के और हो रही है, जो लोग कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ अपने क्लिफ्टन का वाकया, हमारे दोस्त के ग्राउंड +8 बिल्डिंग है, उधर आए नीचे, उसमें 2 औरतें थी, एक मर्द था, और उनसे वो नीचे से ही पूछ के चले गए जी कितने फ्लैट हैं और कितने लोग रहते हैं। वक्त एक नंबर शुमार लिखा चले गए, और जनाब घरों में भी नहीं गए, पूछा भी नहीं, ना ही वो लिफ्ट खराब थी, उन मोहतरमा की तबीयत ऐसी नहीं थी कि वो सीढ़ियों पे चढ़ के जाते। तो ये एक जगह का मैं बता रहा हूँ, तो ये हो ही नहीं रही इस तरीके और से। एक धांधली ये भी हुई कराची वालों के साथ कि जनाब यहाँ इस तरह की मर्दमशुमारी यहाँ पर 8% उन्होंने कहा कि कराची में 8% लोग ऐसे हैं जो सिंगल, एक घर में एक आदमी रहता है, और 11% वो लोग हैं जो सिर्फ एक घर में 2 आदमी रहता है, जबकि पूरे पाकिस्तान का इसके अलावा जब सर्वे हुआ उन्होंने कहा 3% लोग ऐसे हैं 1 या 2 बंदे रहते हैं। सिर्फ कराची में सर इतने लोग छड़े रहते हैं? पता नहीं, शायद हॉस्टल में चले गए होंगे वो मालूमात करने। सर 8% 11% नहीं हो सकता हॉस्टल में भी? बिल्कुल गलत है, गलत है जनाब, मैं तो कह रहा हूँ गलत है, आप कहते हैं सही है जनाब। मैं कुछ कहूंगा तो आप नहीं बोलिए, खुलकर बोलिए। देखिए जिस तरीके से आप लोग ने मेरा गला दबाया हुआ है, नहीं, कोई वफाक ने हमारा गला दबाया हुआ है, ये पानी आपके सामने इस तरीके से वफाक ने हमारा गला दबाया हुआ है। मैं तो सरकारी का आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मर चुका हूँ, क्योंकि मैं तो डेटा में ही नहीं हूँ। मैं तो सरकारी आदद-ओ-शुमार के मुताबिक लापता हूँ, क्योंकि मैं तो डेटा में ही नहीं हूँ। माइनस कर दिया आपको? मैं तो वो तो हमें एक अरसे से ये माइनस होते आ रहे हैं ना। हमें तो माइनस का फार्मूला उस वक्त भी पता चल गया था कि जब कराची की आबादी 72 लाख थी और उस वक्त जो है वो 34 लाख बताए गए। हमें तो उस वक्त दौर की बात कर रहे हैं, हमें तो उस वक्त भी याद है। सही है, तो ये तो एक मामला है जब 1,91,00,000 जब नादरा में मुस्तकिल पते के लोग हैं, तो आप आर्जी पते के लोग अगर देखिए तो तकरीबन 1 करोड़ के करीब होंगे, 100 करोड़ वो भी होंगे। और जब हम इस सारी सूरत हाल को देखते हैं तो 3 करोड़ से कम कहीं है ही नहीं। तो मैं मेरे भाई मर चुका हूं। इस सरकार, इस हुकूमत,
इस सरकार की नजर में मैं मर चुका हूं और मरे हुए शख्स की कौन बात सुनेगा? कब्र में पड़े हुए लोग हैं हम लोग, और कब्र में ही है ना कि जाना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, कब्र का आलम है हमारे लिए। देना है सर ये सारी चीजें? हुकूमतें देना है, हुकूमत वक्त से शिकायत कर रहे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ना, यही हुकूमत तो है, ये हुकूमतें ही तो है कि जो जिसके मुतालिक हमारे आइन और कानून में लिखा हुआ है कि ये रियासत माँ जैसी होगी। अब ये बताइए, जाहिर है हम हल की जानिब भी जा रहे हैं, हल ये बताइए, इन्होंने तो अभी पेश नहीं किया हल, लेकिन आप ये बताइए कि मरदमशुमारी के हवाले से इतने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और ये सारे हक़ाइक़ मैंने जो आपके सामने रखे हैं, बाकायदा लेटर मौजूद है नादरा का, हल क्या है फिर इसका? किस तरह सही मरदमशुमारी होगी, किस तरह दुरुस्त कराची वालों को गिना जाएगा? निदा फाजली ने कहा था हर घर में दिया भी जले अनाज भी हो, ना हो अगर कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। तो एक ही तरीक़ेकार है, एक ही तरीक़ेकार है। जब तक आप ये समझते हैं ना कि मुझे मार दिया गया है, मुझे कत्ल कर दिया गया, तो मैं अपने जिंदा रहने का सबूत सिर्फ इस सूरत में दे सकता हूं कि मैं बात करूं, मैं बोलूं, आवाज उठाइए जी, बिल्कुल। मैं जितनी आवाज उठाऊंगा, मैं बात करूंगा, तो उसे लगेगा कि मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। आपने तो इस आदाद शुमार में मुझे कत्ल कर दिया है, आपने ये साबित कर दिया कि जनाब ये तो पूरा एक कब्रिस्तान है कि जिसमें ना हम पानी देते, ना गैस देते, ना बिजली देते हैं, ये जिंदा लाश है। हाँ, अलबत्ता इन कब्रों पर आकर आप फातिहा पढ़कर जो यहाँ से पैसा लेकर जाते हैं, बोरियां भर भर कर जो पैसा लेकर जाते हैं, तो यहाँ से टैक्स की मद में लेकर जाते हैं, वो उससे अयाशी आप कीजिए, अयाशियां करते रहे, आप सबको चलाते रहिए। वही 21 अरब रुपए हमारे टैक्स से आप दे दीजिए पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए। पूरा पाकिस्तान पलता है, कराची से जाहिर है सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होता है, 65-70% रेवेन्यू जाता है यहाँ से। अच्छा जी, आप आ जाते हैं, जरदारी साहब ने बहुत ही अहम इंटरव्यू एक दिया आज हामिद मीर साहब को, और उसमें बहुत अहम उन्होंने गुफ्तगू की, और उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ अगर ना अहल हुए तो सिंध के डोमिसाइल वाला वज़ीर आज़म बन सकता है। क्योंकि इससे पहले इसी इंटरव्यू में उन्होंने डोमिसाइल का फ़र्क भी बयान किया था कि जी मेरे और इमरान खान के डोमिसाइल में फ़र्क है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि एतजाज़ एहसन, लतीफ़ खोसा CEC मेंबर्स हैं हमारे, उनको हक है कि कमेटी में आकर बोलें जो बोलना है। जनाब पहले आप तफरा कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं। जी, ये जिस वक्त पहले जो प्रोग्राम पहले आपने बात की थी, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि लतीफ़ खोसा और ये सारे लोग सीनियर लोग हैं, और जो उनकी राय है वो एक उनकी ज़ाती राय है, और पीपल्स पार्टी में ये प्रेशर आता है नीचे से, खुद आसिफ साहब को भी पता है कि ये प्रेशर है। और लेकिन जब कोई ओहदेदार होता है तो वो पार्टी पॉलिसी में बंधा हुआ होता है, तो उसको उस ओहदे से हटा दिया, पार्टी से नहीं निकाला है। CEC मेंबर है, CEC के मेंबर है, और सबसे बड़ा ओहदा होता है पीपल्स पार्टी में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर होना, ये सबसे बड़ा ओहदा है। उसके मेंबर है, उनको उससे नहीं हटाया, उसको ओहदे से हटा दिया, क्योंकि वो भी PDM के साथ एक मुआहदे में बंधे हुए, तो उस तक उनको ज़ाती राय का हक नहीं था। तो ये तो पहले सवाल का। अच्छा, वो कह रहे शहबाज शरीफ नाअहल हुए तो फिर सिंध के डोमिसाइल वाला वज़ीर आज़म बन सकता है। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, मैं उनको ये कह सकता हूँ कि सिंध के वाला डोमिसाइल वाला नहीं बन सकता। अच्छा, आप इख्तलाफ कर रहे हैं जरदारी साहब से? उनको अर्ज कर रहा हूँ, जब वक्त आएगा तो देखिएगा, आपने तो हिमायत दे दी शहबाज शरीफ को, जब अगर फर्ज करें खुर्शीद शाह आया, खुर्शीद शाह को आपने नामजद किया इसको हटाने के बाद, या अगर आपने किसी और को किया, तो वो नहीं देंगे, उसको कभी नहीं मानेंगे। लंदन वाला बैठे हुए, जो लंदन में बैठा ना, वो कभी नहीं मानेगा कि कोई सिंध का वाला उन्होंने कभी जनाब मेरा नहीं ख्याल। उन्होंने उस वक्त राय जुदा हो जाएंगे इंशाल्लाह। सिंध अर्बन या सिंध रूरल? अब सिंध का डोमिसाइल वाला तो जाहिर है कहीं भी रहता हो। अच्छा, नहीं, वहाँ असल में सिंध अर्बन का तो कोटा नहीं है ना, सिंध रूरल का फिर भी कोटा निकल आता है जनाब। तो मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि सिंध अर्बन या सिंध रूरल? जाहिर है जहाँ से मैंने होगा सिंध का कोटे की बात की, और सिंध के डोमिसाइल की बात की। सिंध के डोमिसाइल वाले वो अर्बन के हो या रूरल के हो, कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। और जहाँ जहाँ थे सबने भुगता है, रूरल वालों ने भी फांसियां भुगती हैं, उनको मारा गया है रोड पर। अगर खाली अर्बन वाले नहीं मरे तो बहरहाल रूरल अर्बन का फर्क जो ना, कुर्बानियां दी हैं, कुर्बानियां। जरा मैंने छोटा सा सवाल पूछा है, सिंध अर्बन या सिंध रूरल? वो आपके सवाल सिंध का डोमिसाइल तो जाहिर है, सिंध का डोमिसाइल कहाँ है? अरे भाई, उससे बात पता चलेगी ना, क्योंकि सिंध अर्बन के जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, वो जाएंगे या सिंध रूरल से जाएंगे? अब सिंध जो MNA है उनमें से कोई बन सकता है, तो कराची से भी है। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था ना, मैं तो जज्बाती मैं तो एक आसान सा सवाल पूछ रहा था। तशरीह नहीं की उन्होंने, कहा जी सिंध का डोमिसाइल वाला वज़ीर आज़म बन सकता है। लेकिन इसमें दो चीज़ें मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। एक तो शहबाज शरीफ नाअहल हुए, तो क्या पहले आधा सवाल का जवाब दे दीजिए, लगता है आपको नाअहली का तलवार लटक रही है उन पर? देखिए, जो तसादुम है, जो मेरी इतलात हैं, अब ज़रा सा इस पर अगर संजीदगी से अगर हम बात करें, तो जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये बिल्कुल है।
और जो दूसरा मसला ये है कि अगर कोई ये समझता है कि अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब का इशारा इस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर था कि वो सिंध के डोमिसाइल रखते हैं और वो वज़ीर आज़म बनेंगे, तो ये गलत बात है। 3-4 महीने के लिए तो नहीं आ सकते वो, फिर एज का भी फैक्टर है उनका। नहीं, एज फैक्टर नहीं है। देखिए ये कुछ चीज़ें हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब जिसे रखना चाहते हैं उसकी तरफ पहले इशारा कर देते हैं, लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि वो बताते नहीं है कि कौन है। इशारा कर देते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लियर। तो आप समझ रहे हैं कि ये इशारा है कि शहबाज नाहल हो सकते हैं? बिल्कुल है, हो सकते हैं। और ये बात देखिए इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में मुसलसल गूंज रही है। कल भी एक आला सतही इजलास के दौरान बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक इजलास हुआ था, उसमें भी इस बात पर गौर किया गया था। फिर पाकिस्तान उस पार्टी का भी एक इजलास हुआ था कि उसमें इस बारे में गौर किया गया था कि जनाब ये आगे जाकर ये मामला किस तरफ जा सकते हैं और क्या इत्तलात हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय और आरा दी थी और उस पर यह बात हुई थी कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जनाब ये मामलात इस तरफ जा सकते हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब को गुज़िश्ता दिनों कुछ सहाफ़ी, एक तो आपने इंटरव्यू देखा हामिद मीर का, सही है, कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात भी हुई थी और उस सहाफ़ियों की मुलाकात में आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इस बारे में बड़ा डिस्कशन किया था कि आइंदा दिनों के अंदर क्या मामलात हो सकते हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब की एक रिवायत रही है, वो मुस्कुराकर बातों को टाल देते हैं, अमूमन मुख्तसर जवाब देते हैं लेकिन वो इशारे दे देते हैं। नवाज शरीफ इशारे भी नहीं देते, तो वो उन्होंने कुछ इशारे दिए कि आइंदा दिनों के अंदर कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं कि मुलाकात 2 दिनों में हुई है। अच्छा, दूसरी एक बड़ी अहम बात उन्होंने की कि MQM के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ MQM और पीपल्स पार्टी साथ चलें। सर, इसका क्या मतलब है कि कोई इंतखाबी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं या हुकूमत में लेने की बात कर रहे हैं MQM को? लेकिन ज़रदारी साहब की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो MQM को साथ लेके चले। जब 2008 में पीपल्स पार्टी जीती थी सिंध से, तो उनकी बड़े मेजॉरिटी थी, आराम से बना सकते थे। अभी अब मेजॉरिटी है, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो MQM की उसकी हिमायत लेते, लेकिन उन्होंने MQM को ना सिर्फ साथ लेके चला बल्कि 5 वजारतें दी, 3 मुशीर भी दिए और उनका ही मेयर को बरकरार रखा, उनके गवर्नर को भी बरकरार रखा। हालांकि वो सब कुछ चेंज कर सकते, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि वो हमेशा तो ये ख्वाहिश है उनकी कि वो कराची वालों को साथ लेके चलें, क्योंकि वो ये समझते हैं कि सिंध एक है और इसमें अर्बन रूरल को साथ मिलके चलेंगे ही तो तरक्की होगी। कोई बाहर से आके जो है ना अगर डरा डालेगा तो वो नुकसान होगा पूरे सिंध को भी, पूरे पाकिस्तान को भी, भारत। तो वो अभी भी इनकी भी ये ख्वाहिश है कि MQM को साथ लेके चलें। उन्होंने वो बात भी की जो मैं कहता आ रहा हूँ कि इलेक्शन के आखिरी दिन तक कोशिश करते रहे बलदियाती इलेक्शन में कि वो हिस्सा लें, लेकिन उन्होंने नहीं हिस्सा लिया बहरहाल। लेकिन आगे भी इनकी कोशिश यही होगी। अब देखते हैं कि वो इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं, उन दूसरे वाले के डिपेंड उनको किसका फ़ोन आता है। अच्छा, इस पर अनीस मंसूरी साहब आप बताइए कि कोशिश कर रहा हूँ MQM और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलें, ये आने वाले इलेक्शन की तरफ उनका इशारा है कि अब जो सख्त सिचुएशन है उसमें गो के मिलकर तो चल रहे हैं, लेकिन MQM ज़ाहिर असम्बलियों में उनके साथ वजारतें वगैरह नहीं ली, हिस्सा नहीं बनी गवर्नमेंट का। हाँ, लेकिन बकौल बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साहब के मुताबिक कि इनका अच्छा वर्किंग रिलेशन है, तो वर्किंग रिलेशन तो इनका है और उसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब MQM पाकिस्तान का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत 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 अच्छा वर्किंग रिलेशन। और ये जो तनकीद MQM पाकिस्तान की तरफ से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती है पीपल्स पार्टी के ऊपर, ये चलती रहेगी। वो सियासी होता है। देखिए, वो तो कल गुज़िश्ता दिनों, बल्कि कल की बात है शायद, हैदराबाद के अंदर फारूक सद्दार साहब ने भी बहुत बोला कि हम आखिरी वक्त देते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो वो तो होता रहता है, ज़ाहिर है वो एक दूसरे के मुखालिफ भी। ऐसा तो नहीं है कि MQM साथ चलना नहीं चाहती, ज़रदारी साहब कोशिश कर रहे हैं साथ ही चलें? नहीं, ऐसी बात नहीं। MQM को नुकसान हुआ है इनके साथ चलने से। देखिए ऐसी बात नहीं है। MQM पाकिस्तान हर मुमकिन, आपने गुज़िश्ता दिनों वसीम अख्तर साहब का एक बयान देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा भाई ये बात तो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगला वज़ीर आला भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, ये उनका बयान था और हमें उनके साथ ही रिलेशंस बनाकर जाना है। ये बात एक हकीकत है कि हम इसे माने या ना माने, इकरार करें या ना करें, लेकिन दोनों अगर मिलकर अगर सियासत करती और दोनों मिलकर अगर सिंध की तरक्की के लिए काम करती तो बेहतर हो सकता था। लेकिन दर हकीकत दोनों के दरमियान इख्तलाफात भी हैं और दोनों एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं करते, तो ये भरोसे की कमी है कि जिसकी वजह से आज तक ये मामलात यहाँ पर रुके हुए हैं। और आइंदा दिनों के अंदर भी मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM कोई बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप कर सकेंगे। नहीं लगता आपको? जबकि आज एक और सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि जी जो कामरान टसूरी साहब के हवाले से बार बार बात की जाती है कि एस्टैब्लिशमेंट के आदमी हैं और ये वो, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया ज़ुबैरी साहब, उन्होंने कहा जी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा था कि कामरान टसूरी को गवर्नर बनाएं तो हमने मान लिया। तो इसका मतलब है वो उस बात की नफ़ी हो गई कि एस्टैब्लिशमेंट के आदमी नहीं है, बल्कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ही
इनका नाम पेश किया था गो के। ये भी साथ साथ नाज़रीन आपको बता दूं कि उससे पहले जो नाम दिए हुए थे उनके बारे में नहीं बताया गया कि मसला क्या हुआ। 3 नाम दिए हुए थे, नसरीन जली साहबा थी, अब्दुल वसीम साहब थे और आमिर चिश्ती साहब का नाम था, और आमिर खान का भी बहुत सारे लोग कह रहे शायद नाम था, लेकिन कामरान टसूरी साहब का इनके बकौल जरदारी साहब के कि उन्होंने नाम दिया और हमने बना दिया। जी, इन्होंने ये बात बहुत अरसे से होती रही, कभी एमकेएम उनको ओन करती है, कभी डिसोन करती है, लेकिन आज उन्होंने बता दिया कि गवर्नर का नाम एमकेएम के गवर्नर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ही दिया था और उनके कहने पे ये गवर्नर बनाए गए। अब ये टॉपिक यहाँ से तो ख़त्म हो गया कि वो उनका आदमी। अब अगर खालिद मकबूल से अब ये पूछना चाहिए इसका जवाब तमाम सहाफ़ियों को कि भाई आपको ये नाम किसने दिया था भाई, क्या ये आपका आदमी था कि नहीं, और अगर नहीं था तो आपको ये नाम किसने दिया, वो बताएंगे। उनको जिन्होंने दिया उन्होंने उसका नाम बता दिया। आपकी ज़ाती मालूमात क्या है सर इस हवाले से? मेरी ज़ाती मालूमात तो यही है जो उन्होंने बोला कि ये एमकेएम की तरफ से ये नाम दिया गया था कि इसको बनाया, तो ही बनाया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को नाम कहीं से नहीं आई है, मालूमात नहीं है आपको? ये मुझे नहीं पता, ये खुद ही बता सकते हैं। वो खुद बता सकते ये हैं, बता सकेंगे। जरदारी साहब का जो आपने पहले सवाल पूछा था कि वो एमकेएम से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं, ये वाला जवाब भी इसी की कड़ी है। वो एमकेएम से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वो बात नहीं कही कि जो एमकेएम को पसंद ना हो, और इसीलिए उन्होंने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुझे नाम दिया था। यही बात इन्होंने कुछ दिन पहले नसरीन जलील के मुतालिक कराची में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही थी। हर तरफ सहाफ़ी बैठे हुए थे, लंबी सी और उसमें उन्होंने एक जुमला कहा था कि जनाब नसरीन जलील एक सियासी कारकुन है और हम नसरीन जलील को ही लाना चाहते हैं। याद है आपको? जी जी। अब और वो नाम भी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दिया था। अगर कागजी कार्रवाई के हिसाब से अगर हम देखें और अगर उस हवाले से देखें, देखिए मामला यह है कि इस जो आपका ये सवाल है कि भाई इसका खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दिया था, इसी का जवाब आपकी पहली वाली बात में कि वो ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते। अगर वो ताल्लुकात ख़राब करना चाहते होते या वो किसी और पर इस वक्त हदफ बनाना चाहते, निशाना लगाना चाहते, तो बिल्कुल वो बयान देते। आसिफ अली दारी एक सियासी आदमी है और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जब बयान देते हैं तो दर हकीकत वो बहुत सारी बातों को छुपाते भी हैं और बहुत सारी बातों को बयान भी करते हैं। 2 अलग अलग उनके बयान गुज़िश्ता 5 महीनों के अंदर ही आप देख लीजिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हमें इलेक्शन पर तो कोई एतराज़ नहीं है, जब भी चाहे इलेक्शन हो जाए, लेकिन हमें टाइमिंग पर एतराज़ है। हम चाहते हैं कि किसी तरह अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, लेकिन उन्होंने ये भी साथ में कहा देखिए होता क्या है। सर आपको लग रहा है कि अक्टूबर में भी बड़ा गौ की कैफियत है? जब ये सवाल हो रहा था मैं बड़े गौर से सुन रहा था ना, क्योंकि ये वो सवाल था जिसके लिए ये आज का इंटरव्यू हुआ था। जहाँ तक मेरी छोटी सी पॉलिटिकल समझबूझ है, तो ये इंटरव्यू 24 घंटे के अंदर अगर कोई प्लान किया जाए और लाइव हो 1 घंटे का विदाउट ब्रेक, तो ये किसी मकसद के लिए किया जाता है। अच्छा। इतना बड़ा सियासी आदमी और इतना बड़ा, हाँ। तो भारत इसमें उन्होंने एक जूम आने बात भी की, अगर उसको अगर आपने सुना हो, उन्होंने बोला कि अक्टूबर के बाद अगर वो नहीं कराएं तो, क्योंकि लोगों को उनका ये ख्याल है अक्टूबर में भी ये आगे बढ़ाएंगे, तो उन्होंने बोला ये फुलिश बात है, इस तरह नहीं हो सकता, अक्टूबर से आगे नहीं जा सकता। बोला पहले जा सकता है, बोला अगस्त में हो सकता है, ये तो बात की जाएगी तो बात कर सकते हैं। वो अगस्त बोलेंगे या अक्टूबर बोलेंगे, बीच में कहीं आ जाएंगे। लेकिन इनके इंटरव्यू के बाद आप इस बात पे श्योर हैं तो कि इंतखाबात इस साल होंगे? कि इस साल होंगे और ये अगस्त और अक्टूबर के बीच में भी हो सकते हैं और 1 आध महीना आगे पीछे हो सकता है। अक्टूबर से आगे नहीं हो सकता और ये मई में भी नहीं हो सकता, तो इन बिटवीन ये जुलाई अगस्त इन 2-3 माह में हो सकते हैं। और ये बात कब ये डायलॉग करके होगी जो उन्होंने बोला, जो कमेटी बना दी उस हवाले से, जो कमेटी बनाई है, बात कर रहे थे कि जनाब इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आते। लेकिन आज एकदम जरदारी साहब के बयान के बाद जो है उनकी कोशिश है, ये जरदारी साहब के बयान के बाद अभी कह रहे हैं इनको भी लगता है कि अक्टूबर में हो जाएंगे। उनकी कोशिश ये है कि हालात देखते हुए उन्होंने देखा कि हालात तब्दील कोशिश हो रही है, नहीं होगी तो फिर वही होगा जो मुझे लगता है, जो मैं कहता आ रहा हूँ कि अगर ये एक दोनों में से एक तरफ नहीं माने, क्योंकि नून लीग वालों की ख्वाहिश तो आपको पता है राना सल्लल्लाहु के जरिए आ चुकी है, शहबाज शरीफ के जरिए आ चुकी है, वो तो अक्टूबर में भी 1 साल आगे। अच्छा, उन्होंने एक और जुमला कहा, सर वक्त की किल्लत में चाहता हूँ जल्दी बात कर लें। उन्होंने ये भी कहा कि हमने सिर्फ बिलावल भुट्टो का कोट किया था कि हमने सिर्फ इमरान खान को निकाला, उसके हवारी अब भी मौजूद हैं। ये इशारा किस तरफ है? आ जाइए आप बात कीजिए ना, फिर मैं बताता हूं। मैं चाहता हूं इसका जवाब आप दें कि इनको मौका मिले प्लीज। अच्छा ठीक। जब कबर में पाऊं जा रहा था तो आप प्रोग्राम खत्म हो रहा है, तो आप जरा सा जुमला कहूंगा, आपका प्रोग्राम का वक्त हमारे खत्म हुआ है। जल्दी। देखिए ये वही बात है जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इमरान खान को लाने वाले और इमरान खान को चलाने वाले आज भी सिस्टम का हिस्सा है और वो मौजूद है। उन्होंने कहा हवारी मौजूद है। मैं भाई वो तो देखिए जरदारी साहब कह रहे हैं तो आप सब यकीन मानेंगे, मैं अगर कहूंगा तो नहीं मानेंगे। मैं अगर बात कह रहा हूं, मैं आपको खबर की तस्दीक के साथ अगर बात कर रहा हूं तो आप मना कर रहे हैं।
मैं जब भी तस्दीक के साथ आपको बात कर रहा हूँ, मैं आपको शवाहिद के साथ बात करूंगा तो आप मना कर देंगे, लेकिन ज़रदारी साहब कह रहे हैं तो आप मनोअनु से यकीन कर रहे हैं। अच्छा जी, आप शवाहिद के साथ आ जाए थोड़ा सा। कितने शवाहिद के साथ दूं यार, कोई एक दो दे दे। कितनी बातें करते हैं। दलील सर शवाहिद दें बात। ज़रदारी साहब से पूछते ना इनके हवाले कौन से। सर वो तो हमने इंटरव्यू किया, हम करेंगे वो पूछेंगे। तो सवाल आपने किया। मैंने तो बाकायदा आपसे कहा कि अदलिया किस तरह से मैनेज हो रही है, मैं इससे बड़ा सबूत क्या दूं आपको। केस करने वाला कौन है ये वाला, मैंने आपको बताया कि कौन लोग हैं। अच्छा जी, एक और किसने बड़ा केस किया? आप देखें वो है ना, जब आप शवाहिद दे, हम शवाहिद देने की बात करें तो आप फौरन कहते हैं नहीं टाइम खत्म हो गया। नहीं। अच्छा चलिए, जाते जाते सर एक और, इस इंटरव्यू से पहले उन्होंने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की राहदारी में, उसमें एक सहाफ़ी ने उन्होंने सवाल किया था कि जी आपने कहा था फैज़ हमीद खड्डे लाइन लग गया, तो क्या इमरान खान भी खड्डे लाइन लग चुका है? तो जिस पर ज़रदारी साहब ने जवाब दिया, अल्लाह बड़ा बादशाह है, कोई खड्डे लाइन नहीं लग सकता। जुबैरी साहब, सियासी जवाब है। देखिए इसके माने कि वो फैज़ हमीद के बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ये जुबाने बात कर दी कि कोई खड्डे लाइन नहीं लगता। ख्वाहिश तो हर पॉलिटिकल पार्टी की होती है कि दूसरा वाला हारे और खड्डे लाइन लगे, और पूरी पीडीएम की भी ख्वाहिश है, लेकिन दरहकीकत वो कई दफ़ा कह चुके हैं कि इमरान पॉपुलर है, इस पर कोई वो नहीं है। तो उनकी बड़ा अच्छा गुड जेस्टर का सियासी बयान है कि कोई खड्डे लाइन लगा। जनाब जल्दी उनकी जगह में सवाल राना शहबाज शरीफ से किया गया तो वो तो कहता है इमरान खान तो जी गया। जी मंसूरी साहब, देखिए इमरान खान की निशिस्त पर लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था उन्होंने, निशिस्त पर, बंदूक की निशिस्त पर जो शख्स थे उनके और इनके दरमियान में, मैंने ये खबर पहले भी दी थी आपको कि ये एक मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, काफ़ी अरसे से चल रहा है। और ये इसी वजह से आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता कई दिनों से इमरान खान भी कोई सख्त बयानात नहीं दे रहे उस तरीके के जिस तरीके से था, यहाँ से भी कोई बयानात नहीं आ रहे। ये मामला चल रहा है। मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि एक मुज़ाकराती टीम गई थी बाकायदा, और वहाँ पे पूछा भी गया था कि क्या बड़े साहिबान से मदद मिली या नहीं मिली है, वो सारी बात मैंने आपको बताई थी। ये दर हकीकत एक पसे पर्दा जो सारी सियासत चल रही है उसका शाखसाना है कि जिसमें इन्होंने बड़े ही गिने चुने और बड़े ही मुनासिब अल्फाज अपने तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है ताकि वो जो मामला पीछे चल रहे हैं वो ख़राब ना हो। अच्छा, आज एक ज़ाहिर बहुत अहम कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास हुआ जिसमें सिविल अस्करी क़यादत जो है शरीक हुई, जिसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने फरमाया कि ताकत का महवर अवाम है, और उन्होंने ये भी कहा कि इख्तियार की बात जब की गई तो इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। सर इस पर भी तबसरा कर दीजिए जाते जाते। बहुत अच्छी जमहूरी बात की है, और उन्होंने इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदे के ज़रिए इस्तेमाल होगा। बिल्कुल सही बात की है, इसमें कोई गलत, बिल्कुल दुरुस्त बात की है। अमल बताएगा, अमल बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा, फ्यूचर की बात है। देखिए आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसके साथ है। जनरल बाजवा साहब की भी इसी तरीके से हम ये न्यूट्रल है, किसी के साथ नहीं है। अरे मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, उनकी बातों से तो लगी नहीं रहा न्यूट्रल है सर। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, आप कह रहे हैं भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। देखिए हर शख्स का एक वक्त होता है, हम किसी भी चीज़ के बारे में पहले से प्रोडिक्शन कर दें, ये बहुत अच्छी बात है कि अवाम इख्तियार अवाम के पास ही होना चाहिए, और ये बात तमाम लोग करते हुए हैं, मगर अमल इस बात को ज़ाहिर करता है। जिस तरीके से इस वक्त जो मैं बात कह रहा हूँ, अब मैं फिर वही बात कहूँगा, मैं कह रहा हूँ कि इख्तियार अवाम के पास होना चाहिए, तो आप मान नहीं रहे थे, आप कह रहे थे नहीं जज के पास होना चाहिए, और अब जब वहां से बात आई तो आप कहे नहीं, बात बिल्कुल ठीक है, बात नहीं की, बात बिल्कुल ठीक है। नहीं वो अगर कहे ज़रदारी साहब कहे, अगर वो कहे तो बात ठीक है, मैं कहूँगा बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ यहीं पर। अगले प्रोग्राम तक के लिए मेरे दोनों मौजूद मेहमानों को और मुझे दीजिए इजाज़त। आप प्रोग्राम में शरीक होते हैं, हमें खुशी होती है जनाब। हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद होता है, नेक्स्ट प्रोग्राम में भी नंबर स्क्रीन पर मौजूद होगा। आप हमें कॉल करना चाहें, कोई भी सवाल पूछना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मौलाना इकबाल।